भारत के प्राचीन इतिहास में एक ऐसा जन समुदाय हुआ जिन्होंने न केवल अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित की, बल्कि उनका सामाजिक संगठन इतना दृढ़ था कि वे किसी भी सत्ता के अधीन होकर भी अपनी पहचान खो नहीं पाए। प्राच्य भारत के इतिहास में अपनी अमिट छाप छोड़ने वाला एक ऐसा ही जन समुदाय था जिसे राष्ट्रिक के नाम से जाना गया। राष्ट्रिक समुदाय के बारे में जानते हैं, कैसे हुई उनकी उत्पत्ति और प्राचीन इतिहास में क्या थी उनकी भूमिका। राष्ट्रिक जनजाति का उल्लेख भारतीय इतिहास में पहली बार मौर्य सम्राट अशोक के शिलालेखों में प्राप्त होता है। 5वें और 13वें शिलालेखों में आंध्र, पुलिंद, भोज और राष्ट्रिक जैसे समुदायों का नाम साथ साथ लिया गया है। ये चारों जनजातियां अशोक के समय में साम्राज्य के भीतर जागीरदार या अर्ध स्वतंत्र जनजातियों के रूप में जानी जाती थीं, जिन पर सम्राट का प्रभाव तो था, किंतु वे अपनी सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था भी बनाए हुए थे। आंध्र, पुलिंद और भोजों का उल्लेख ऐतरेय ब्राह्मण के काल से मिलता है, जिससे स्पष्ट है कि वे वैदिक युग के उत्तरार्ध में भी अस्तित्व में थे। किंतु राष्ट्रिकों का नाम वहां अनुपस्थित मिलता है, जो संकेत करता है कि यह जनजाति संभवतः उत्तर वैदिक काल के बाद दक्कन या पश्चिम भारत के क्षेत्र में उभरी। अशोक के बाद भी राष्ट्रिकों का नाम इतिहास से लुप्त नहीं होता, बल्कि कलिंग के महान शासक खारवेल के हाथी गुम्फा शिलालेख में इसका पुनः उल्लेख मिलता है। उसमें कहा गया है कि खारवेल ने अपने शासन के 4थे वर्ष में भोजकों और रथिकों को पराजित किया। यह रथिक शब्द अधिकांश विद्वानों द्वारा राष्ट्रिक का ही रूप माना गया है। इससे यह स्पष्ट होता है कि राष्ट्रिक भोजों के साथ सहयोगी या समकक्ष समुदाय के रूप में अस्तित्व में थे। यह पराजय इस बात का प्रमाण भी है कि राष्ट्रिकों का अपना स्वतंत्र सामरिक बल और संगठित शासन तंत्र रहा होगा, अन्यथा उन्हें विशेष रूप से विजित समुदाय के रूप में उल्लेखित न किया जाता। उल्लेखनीय है कि मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद दक्षिण भारत और पश्चिमी भारत में अनेक स्वतंत्र जनराज्य उभरे। इन्हीं में से एक प्रमुख शक्ति सातवाहन वंश के रूप में उभरी। सातवाहन अभिलेखों में महारथी और महाभोज नामक 2 समुदायों का उल्लेख मिलता है। इतिहासकार स्मिथ तथा भंडारकर जैसे विद्वानों ने इन्हें पूर्वकालीन भोजों और राष्ट्रिकों का ही उत्तराधिकार माना है। महारथी शब्द का शाब्दिक अर्थ है महान रथ योद्धा, और यदि इसे राष्ट्रिक से जोड़ा जाए तो यह उनके सामरिक स्वभाव और युद्धक परंपरा का संकेतक बन जाता है। राष्ट्रिक समुदाय के बारे में हम बात करें तो उनकी सामाजिक संरचना किसी बड़े राजतंत्र के समान केंद्रीयकृत नहीं थी। संस्कृति की दृष्टि से देखें तो यह लोग मिश्रित परंपरा वाले थे। राष्ट्रिकों का संपर्क उत्तर भारत की आर्य संस्कृति और दक्षिण के द्रविड़ मूल तत्व दोनों से हुआ था। इसलिए उनकी भाषा, आचार, विचार और धार्मिक मान्यताओं में द्वंद्वात्मक मिश्रण देखने को मिलते हैं। वे वैदिक देवताओं की उपासना तो करते ही थे, साथ ही साथ स्थानीय ग्राम देवता, मातृ देवियों की पूजा परंपरा को भी मानते थे। राष्ट्रिक के राजा या मुखिया रथिक कहलाते थे। इसलिए यह केवल एक समुदाय नहीं था, बल्कि एक प्रशासनिक या राजकीय वर्ग भी था। कुछ अभिलेखों में महारथी को अमात्य या सेनापति की उपाधि के रूप में भी प्रयोग किया गया है, जिससे यह संकेत मिलता है कि राष्ट्रिकों ने सातवाहन शासन में महत्वपूर्ण पद भी संभाले हैं। राष्ट्रिकों की सामाजिक संरचना किसी बड़े राजतंत्र के समान केंद्रीकृत नहीं थी। राष्ट्रिक समुदाय में गणराज्यात्मक तत्व अधिक दिखाई देते हैं।
वे संभवतः सभा या परिषद के माध्यम से अपने निर्णय लेते थे। राष्ट्रिक अपने प्रमुख सेना नायक या मुखिया का चुनाव सामूहिक रूप से करते थे। ये परंपरा वैदिक सभाओं की उत्तरजीविता का ही प्रतीक थी। यही गणात्मक प्रवृत्ति आगे चलकर मराठा समाज में भी दिखाई देती है, जहां स्थानीय सरदारों की शक्ति प्रमुख थी और राजा केवल एक प्रथम सेवक के रूप में कार्य करता था। राष्ट्रिकों की सामाजिक व्यवस्था पर दृष्टि करें तो राष्ट्रिकों का निवास संभवतः उन पहाड़ी और पठारी प्रदेशों में था जहां कृषि सीमित थी, परंतु सामरिक दृष्टि से क्षेत्र अत्यंत सुरक्षित था। यही कारण है कि इन लोगों ने छोटे छोटे गढ़ों और ग्राम गणों में संगठित होकर अपनी स्वतंत्र सत्ता कायम की। भोजों की तरह राष्ट्रिकों का भी भौगोलिक विस्तार वर्तमान विदर्भ, नासिक, अहमदनगर और पुणे के आसपास के क्षेत्रों में रहा होगा। विदर्भ और पश्चिम महाराष्ट्र की यह धरती ही आगे चलकर मराठा साम्राज्य की जननी बनी। जैसा विदित है, मौर्य साम्राज्य के अधीन अनेक जनजातियां किसी न किसी रूप में संगठित राजनीतिक इकाइयों के रूप में अस्तित्व में थी और सम्राट के शासन को स्वीकार करती थी। ऐतरेय ब्राह्मण में आंध्र, पुलिंद और भोजों का उल्लेख मिलता है, किंतु राष्ट्रिकों का नाम वहां नहीं पाया जाता। इसका अर्थ यह है कि वैदिक काल में राष्ट्रिक कोई प्रमुख या प्रभावशाली जनजाति नहीं रही होगी, परंतु मौर्य काल तक आते आते उन्होंने पर्याप्त राजनीतिक या सामाजिक महत्व प्राप्त कर लिया था कि उनका नाम शिलालेखों में अंकित हुआ। प्राचीन और ऐतिहासिक ग्रंथों में राष्ट्रिकों की धार्मिक व्यवस्था के बारे में जो उल्लेख है, उसके अनुसार राष्ट्रिक जन समुदाय की पूजा पद्धति आर्य और द्रविड़ दोनों का मिश्रण थी। वे वैदिक देवताओं की भी उपासना करते थे और स्थानीय ग्राम देवता और मातृ देवियों की भी उपासना किया करते थे। आइए जानते हैं राष्ट्रिक जन समुदाय की धार्मिक व्यवस्था के बारे में। भोजों की तरह राष्ट्रिक जन समुदाय के लोग भी यज्ञीय परंपराओं, देवी देवताओं की पूजा और सैन्य शक्ति के प्रति गहरी आस्था रखते थे। राष्ट्रिकों के स्थानीय शासक भूमिदान करते थे, बौद्ध धर्म के विहारों को अनुदान देते थे और अपनी स्वतंत्रता की भावना बनाए रखते थे। राष्ट्रिकों का यह इतिहास केवल अतीत का दस्तावेज नहीं, बल्कि यह भारतीय समाज की उन गहरी जड़ों का प्रमाण है जो विविधता के बावजूद एकात्मता में विश्वास रखती है। राष्ट्रिकों की आस्था वैदिक परंपराओं में भी निहित थी, साथ ही स्थानीय देवताओं की पूजा उपासना भी उनके जीवन का अंग थी। नासिक और झुन्नर के समीप की गुफाओं में प्राप्त अभिलेखों से भी यह ज्ञात होता है कि राष्ट्रिक और महारथी कुलों के लोग बौद्ध संघों को दान देते थे। इससे सिद्ध होता है कि अशोक के बाद उन्होंने बौद्ध धर्म को भी आत्मसात कर लिया था। राष्ट्रिक जन समुदाय सामाजिक और आर्थिक रूप से संपन्न जन समुदाय था। इनकी अर्थव्यवस्था स्थानीय व्यापार और कृषि पर आधारित हुआ करती थी। इसके साथ ही रथ निर्माण और धातुओं के व्यापार में भी राष्ट्रिक निपुण थे। उनके समाज में रथ केवल युद्ध का साधन नहीं, बल्कि सामाजिक प्रतिष्ठा का भी प्रतीक था। तभी उनका नाम रथिक या राष्ट्रिक कहलाया। राष्ट्रिक जन समुदाय आर्थिक रूप से काफी समृद्ध और संपन्न था। प्राचीन धार्मिक ग्रंथों में उल्लिखित है कि विदर्भ और पश्चिम महाराष्ट्र के क्षेत्र प्राचीन काल से ही लौह, तांबा और रत्नों के लिए प्रसिद्ध थे। संभव है कि राष्ट्रिकों ने इन धातुओं के व्यापार और रथ निर्माण से भी समृद्धि प्राप्त की हो। युद्धक दक्षता और शौर्य की परंपरा ने उन्हें आसपास के जनसमूहों से अलग पहचान दी।
सांस्कृतिक परंपराओं में राष्ट्रिकों की सबसे प्रमुख पहचान उनका वीर काव्य और गाथा संस्कृति थी। प्राचीन मराठी और प्राकृत लोकगीतों में जो वीरों के गीत मिलते हैं वे संभवतः इन्हीं परंपराओं की वंश परंपरा है। पर्वों, युद्ध उत्सवों और व्रतों में रथ यात्राओं का आयोजन उनके जीवन का अभिन्न हिस्सा था। स्त्रियां भी सामाजिक जीवन में सक्रिय थीं। वे धार्मिक दान और गुफा निर्माण में सहभागी बनती थीं, जैसा कि नासिक की शिलालेखों में महारथी पत्नियों के नामों से ज्ञात होता है। भाषा के क्षेत्र में राष्ट्रिक लोग संभवतः प्राकृत की किसी स्थानीय बोली का प्रयोग करते थे, जो कालांतर में मराठी के रूप में विकसित हुई। उनके नामों, उपाधियों और दान पत्रों में प्रयुक्त भाषा में प्राकृत लक्षण स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। उनकी भाषा संभवतः प्रारंभिक प्राकृत का कोई रूप रही होगी, जो बाद में मराठी भाषा की नींव बनी। राजनीतिक दृष्टि से राष्ट्रिक जनजाति स्वतंत्र तो थी, परंतु समय समय पर बड़े साम्राज्यों के अधीन आती रही। पहले मौर्यों, फिर खारवेल के कलिंग साम्राज्य और तत्पश्चात सातवाहनों के अधीन ये क्षेत्र आए। किंतु हर युग में राष्ट्रिक नाम का उल्लेख इस बात का प्रमाण है कि सातवाहन काल में उन्हें महारथी और महाभोज जैसे सम्मान सूचक विशेषणों से पुकारा गया, जो उनके पूर्वजों की गौरवशाली परंपरा का प्रमाण है। राष्ट्रिक के राजा या मुखिया रथिक कहलाते थे और कुछ विद्वान यह मानते हैं कि राष्ट्रिक शब्द का मूल राष्ट्र अर्थात क्षेत्र या राज्य से है। इस दृष्टि से राष्ट्रिक का अर्थ हुआ राष्ट्र के स्वामी या राज्याधिकारी। अशोक के काल के उपरांत भी राष्ट्रिकों का नाम भोजों के साथ जुड़ा हुआ मिलता है। कलिंगाधिपति खारवेल के प्रसिद्ध हाथी गुम्फा शिलालेख में यह उल्लेख मिलता है कि अपने शासन के चौथे वर्ष में खारवेल ने भोजकों और रथिकों, जो संभवतः अशोक के शिलालेखों के भोज और राष्ट्रिक ही थे, उन्हें पराजित किया। यह उल्लेख इस जन समुदाय की राजनीतिक सक्रियता और संगठित सैन्य शक्ति का द्योतक है। इससे यह भी सिद्ध होता है कि राष्ट्रिक न केवल एक जातीय या सामाजिक इकाई थे, बल्कि एक स्वतंत्र या अर्ध स्वतंत्र राजनीतिक शक्ति के रूप में भी कार्यरत थे, जो कभी-कभी पड़ोसी राज्यों से संघर्ष में उतरते थे। समय बीतने के साथ राष्ट्रिक नाम धीरे धीरे राजनीतिक अभिलेखों से लुप्त हो गया, पर उसकी आत्मा मराठा समाज में जीवित रही। मराठा समाज की वीरता, युद्ध नीति, गढ़ संस्कृति और आत्मगौरव की भावना में राष्ट्रिकों की छाया स्पष्ट झलकती है। जिस प्रकार राष्ट्रिकों ने बाहरी शक्तियों के अधीन रहते हुए भी अपनी जातीय अस्मिता बनाए रखी, उसी प्रकार मराठों ने भी मुगल और ब्रिटिश काल में अपनी स्वतंत्रता की चिंगारी को बुझने नहीं दिया। इस प्रकार राष्ट्रिक जनसमुदाय केवल एक प्राचीन जनजाति नहीं था, बल्कि भारतीय सभ्यता के उस संक्रमण काल का जीवंत प्रतीक था, जब गणराज्य से राजतंत्र की ओर और वैदिक संस्कृति से मिश्रित द्रविड़ आर्य परंपरा की ओर भारत का समाज रूपांतरित हो रहा था। उन्होंने इस परिवर्तन के बीच अपनी विशिष्ट पहचान बनाई, एक ऐसे समाज की जो पराक्रम, स्वावलंबन और सांस्कृतिक समरसता पर आधारित था। विदर्भ और महाराष्ट्र की वो भूमि जहां आज भी मराठा गौरव की गाथाएं गाई जाती हैं, जो कभी उन्हीं राष्ट्रिकों की भूमि थी जिनके रथों की गर्जना ने दक्कन के पठारों में स्वतंत्रता की ध्वनि को सबसे पहले स्वर दिया था। समय बीतने के साथ यह जनसमुदाय सांस्कृतिक रूप से मराठा पहचान में रूपांतरित होता गया
उनके युद्धक कौशल, संगठन प्रियता और क्षेत्रीय निष्ठा ने उन्हें दक्कन के इतिहास में स्थायी स्थान दिया। राष्ट्रिकों के पतन के कई कारण थे। उदाहरण के लिए राष्ट्रिकों की भूमिका और उनका महत्व राजवंशों के परिवर्तन के साथ बदलता गया। विशेषकर मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद राष्ट्रिकों की शक्ति समाप्त हो गई। वे स्वतंत्र राजा बन गए। एक तरह से देखा जाए तो यह एक राजनीतिक व्यवस्था का पतन था, न कि जनसमुदाय का। राष्ट्रिक जनसमुदाय का इतिहास केवल एक प्राचीन जनजाति का नहीं, बल्कि उस ऐतिहासिक परंपरा का प्रतीक है जिसने आगे चलकर महाराष्ट्र और मराठा शक्ति के रूप में भारतीय इतिहास को नई दिशा दी। वे स्वतंत्रता, वीरता और संगठन प्रियता के लिए प्रसिद्ध रहे। वे शूरवीर हैं, वे कर्मवीर हैं, वे निपुण योद्धा हैं, वे भारत का कुल हैं, वे भारतवंशी हैं जिन्हें लोक समाज ने भुला दिया है। ऐसे ही विस्मृत युगयुगीन भारतवंशियों की खोज और पुनरान्वेषण से वैश्विक समुदाय का सुपरिचय करेंगे। वीर भारत न्यास के YouTube चैनल वीर भारत में।